ड्रामा की स्टार्टिंग एक सुंदर सी लड़की यान के साथ होती है जो अपने घर में कुछ फूल लगा रही होती है और वह न्यूज़ सुन रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि इस न्यूज़ में जिसके बारे में बात हो रही है वह उसका पति वेई है और वह यहीं पर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस न्यूज़ में उसका पति किसी और लड़की के साथ होता है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसका पति उससे बोल कर गया था कि वह विदेश जा रहा है और अब वह यहाँ उसकी देश में है। तभी वहाँ पर उसका पति वेई आता है जो उस पर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें दरवाजे की बेल नहीं सुनाई दे रही थी, मैं तब से बाहर बेल बजा रहा था। जिस पर यान कहती है कि आखिर यह लड़की कौन है जिसके साथ तुम टेलीविजन पर आ रहे हो, क्या अपनी सच्चाई खुद बताओगे या मैं बाहर जाकर लोगों से पूछूं? जिस पर वी कहता है कि बंद करो ये तुम्हारी बकवास, वह मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। जिस पर यान कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, और यहाँ पर यान को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है। उसका पति उससे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। इधर यान हर एक कोशिश कर रही होती है अपने पति वे को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, पर उसका पति उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा होता है और वह कह रहा होता है कि मुझे तुमसे बहस नहीं करनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर यान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ चुकी होती है और वह बिस्तर पर होती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। इसी बीच उसका सच्चा प्रेमी ताओ आता है जो उससे हमेशा सच्चा प्यार करता था और वह उसे देखते ही यान अपनी आखिरी सांस लेती है और दम तोड़ देती है। लेकिन इसी के साथ एक मैजिक होता है कि वह टाइम ट्रैवल करके वापस उस समय में पहुंच जाती है जब उसने स्कूल से लोगों को डेट करना शुरू किया था और वह यहाँ पर भीड़ के बीच में खड़ी होती है जहाँ पर सभी लोग बास्केटबॉल मैच देख रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह इतनी यंग कैसे दिख रही है और उसके आसपास के लोग इतने छोटे क्यों लग रहे हैं। तभी वहाँ पर सब कुछ सामान्य होता है और एक लड़की आकर उससे कहती है तुम तब से कहाँ थी, तुम्हें पता है कि टाओ ने कितना अच्छा स्कोर किया है और वह इस कंपटीशन को जीत जाएगा बिना किसी एफर्ट्स के। तभी टाओ उसकी तरफ देखता है। यान उसको देखती है और कहती है कि वह इस लाइफ में वो गलती नहीं करेगी जो उसने पिछली जिंदगी में की थी। वेई को अपने पति के जैसा चुनकर उसने गलती की थी। अब वह इस बार टाओ से शादी करेगी किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ ताओ उससे कह रहा होता है कि तुम वे से शादी क्यों कर रही हो, मैं बस कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, फिर तुम्हारे परिवार से बात कर लूँगा क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ। और वह उस दिन के बाद कभी उससे मिलने नहीं आया। और यहाँ पर यान वह सारे मोमेंट्स याद कर रही होती है कि जब ताओ विदेश चला गया था तो उसके बाद उसकी शादी वे से करा दी गई थी। यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है मुझे पता है कि टाओ बहुत ज़्यादा हैंडसम है पर उसे इतना घूर कर मत देखो। उसके बाद उसकी दोस्त उससे कहती है कि चलो स्कूल में रेड रिबन कल्चर शुरू हो चुका है तो हमें जल्दी से चलना पड़ेगा। और यान उसे पूछती है कि आखिर ये है क्या, जिस पर उसकी दोस्त कहती है दरअसल स्कूल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो सभी बच्चों का मानना है कि अगर हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हम यह रिबन यहाँ पर बांधेंगे और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तभी वहाँ पर अचानक से स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वह आना शुरू हो जाते हैं। उनमें ताओ भी होता है और वह अपने कपड़े उतारते हुए आ रहा होता है। उसकी दोस्त यान को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है पर यान उसके सामने आ जाती है। वह ताओ से कहती है मुझे माफ़ करना, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। जिस पर ताओ उसके पास आता है और कहता है तुम पीछे मुड़ सकती हो। और वह उसके हाथ में रिबन देखकर सवाल करता है कि तुम्हें फेल होने का डर है जो तुम फालतू के कल्चर को फॉलो कर रही हो। जिस पर यान कहती है दरअसल ये मेरे नहीं, मेरे दोस्तों के हैं। और वह कहती है कि मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसका चेहरा दीवार पर लग जाता है और वह गिरने वाली होती है। जिस पर ताओ उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम संभल कर चलो। और यान शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ताओ का दोस्त उसे छेड़ता है कि वह लड़की तो मैं देखकर ब्रश कर रही थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो? जिस पर ताओ बोलता है मैं उससे पहली बार मिला हूँ, बकवास मत करो। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यान वेई के सामने खड़ी होती है और वे उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम अभी 2 मिनट में मेरे साथ घर नहीं चली तो तुम कभी घर नहीं जाओगी। और यान उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और अंदर रूम में जाकर बैठ जाती है और ताओ ये सब कुछ देख लेता है। अब यान रूम के अंदर बैठकर पढ़ रही होती है और पूरी क्लासरूम खाली होती है। ताओ उसके पास आता है और कहता है
तुम्हें अकेले यहाँ बैठकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने स्टडी प्लेस पर ले चलता हूँ। और वह यान को अपने स्टडी प्लेस पर ले जाता है और उसके साथ बैठकर पढ़ता भी है। यान को धीरे धीरे करके नींद आ जाती है और वह अपनी पूरी रात ताओ के कंधे पर सोते हुए बिता देती है। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो यान ताओ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह दोबारा से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेगी, जिस पर ताओ उससे कहता है कि मुझे ट्रस्ट है। और उसके बाद अब ये दोनों भागकर स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर ताओ को एहसास होता है कि आसपास के लोग उन दोनों को साथ में अजीब तरीके से देख रहे हैं और इससे कहीं यान की इमेज डाउन ना हो जाए। तो वह यान को क्लास में जाने के लिए कहता है और यान कहती है, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं, अगर हम क्लास में लेट जाएंगे तो टीचर डांटेंगे। ताओ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं क्लास में लेट नहीं आऊँगा, और ऐसा नहीं हो पाता। ताओ क्लास में लेट आता है, जिस पर टीचर्स उसे डांट रहे होते हैं और सभी लोग ताओ को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, खासकर लड़कियां। उसके बाद ताओ जाकर यन के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, वैसे भी वह टीचर मेरे अंकल हैं तो वह मुझे डांट सकते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान अपने दादा और दादी के सामने खड़ी होती है और वहाँ पर जाई खड़ा होता है, जिसके ऊपर यान के ग्रैंड पेरेंट्स भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी से यान का ध्यान नहीं रखते तो शादी के बाद उसका क्या करोगे, हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करें। लेकिन वे उनसे बराबर बदतमीजी कर रहा होता है। वह गुस्से में वहाँ से चला आता है और उसके बाद यान अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखती है और कहती है कि मैं ताओ की सच्चाई और वे की सच्चाई दोनों बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं इस जिंदगी में वो गलती नहीं करूंगी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में की थी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान ताओ के पास होती है और वह एक स्टडी प्लेस पर होती है, लेकिन ताओ वहाँ पर अपने दोस्तों को बुला रखा होता है और वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। इधर यान एक कोने में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और वह बार बार ताओ के बारे में सोच रही होती है और कोशिश कर रही होती है कि ताओ जहाँ कहीं भी है वह उसके पास पहुँच जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होता है। पर वे को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह अपने दोस्त से कहता है कि म्यूज़िक का साउंड और ज़्यादा तेज़ कर दो। वहाँ बैठे लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हारी फियांसे पढ़ रही हैं, ऐसे मत करो, लेकिन जाय किसी की भी बात नहीं सुनता और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है, लिया, जो यान से बहुत ज़्यादा जलती है क्योंकि स्कूल के सभी हैंडसम लड़के सिर्फ यान से बात करते हैं। वह जाकर सीधा यान के कपड़ों पर ड्रिंक डाल देती है। यान से झूठ बोलती है कि गलती से उसका पैर स्लिप कर गया था। वह उससे माफ़ी भी मांगती है, पर यन जैसे कहती है, कोई बात नहीं तो मुझे बताओ बाथरूम किधर है, जिस पर वह यान को बाथरूम का रास्ता बता देती है और यान जैसी वहाँ से जाती है वह किसी को कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे रूम में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की भेजी है, अपना एंटरटेनमेंट उसके साथ करो, पर मुझे फ़ोटोज़ भेजना मत भूलना। अब हम अगला सीन देखते हैं कि यान जैसी उस रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर एक क्रीप बैठा होता है जो जाकर यान को अजीब तरीके से टच करने लगता है और यान कहती है, तमाशा करना बंद करो, मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन वह आदमी कहता है कि यह रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इधर हम देखते हैं कि ताओ का एक दोस्त यान को उसी क्लब में देख लेता है, तो वह जाकर सीधा ताओ को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहीं है। अब ताओ यान से मिलने के लिए भागता हुआ आता है और जब वह वहां भागता हुआ आता है तो उसे एक रूम के बाहर यान के हाथ में जो रिबन होते हैं वह पड़े मिलते हैं। उसे लगता है कि यान इस रूम के अंदर है और जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं वह यहाँ पर क्या करेगी। दरअसल उसका फियांसे वे अंदर की तरफ है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो और शायद वह वहीं होगी, क्योंकि मैंने सुना था कि वह पढ़ रही है और वे उसे डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि यान से बात कर सके, पर यान ऐसा नहीं कर रही होती है। जिस पर ताओ वहाँ से तो चला आता है, पर उसे उस रूम के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है। अंदर यान को बाद में बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। यान जैसे तैसे मारकर बाथरूम के अंदर घुस जाती है और वहां जाकर सीधा वे का नंबर डायल करने लगती है। इधर हमें वे को दिखाया जाता है जो पार्टी के अंदर होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हारी फियांसे की तरह की एक लड़की बोल रही थी, इधर ही कहीं होगी। लेकिन तभी उसके पास यन का फ़ोन आता है और वह उसे ब्लॉक कर देता है, यह बोलकर कि उससे बात नहीं करनी है। इधर उसकी दादी का उसके पास फ़ोन आता है जो उससे कहती है कि यन अभी तक घर नहीं आई है, जिस बात को ताओ सुन लेता है और उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है और वह भागकर सीधा उस रूम के पीछे जाता है और वह समझ जाता है कि यहीं पर यान है और उसके पीछे वे भी भागा हुआ जाता है
और यहाँ पर यान के पास वह बदतमीज आदमी पहुंच चुका होता है बाथरूम के अंदर, लेकिन तब तक टाओ भी उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि यान अंदर है। उसने उस आदमी को लगभग इंसल्ट कर दिया होता है और खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। वह यान को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम सेफ हो। यान कहती है ओके, और यहाँ पर ताओ उस आदमी को बुरी तरीके से मारता है और अपने लोगों से उसे पकड़ने के लिए कह देता है, जिस पर वी उससे कहता है तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। यान कहती है बकवास बंद रखो, मैंने तुम्हें फ़ोन किया और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह आदमी यान के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, जिस पर ताओ उसे और ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। यान से कहता है मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, जिस पर यान कहती है कि नहीं, मैं वे के साथ चली जाऊँगी, आप घर जाओ। जिस पर ताओ उसे अपना नंबर देता है और कहता है अगली बार से तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यान घर पहुँच चुकी होती है और वह टाओ से बात कर रही होती है और तभी उसे सुनाई देता है कि टाओ का नौकर उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है। तो वह टाओ से पूछती है क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। जिस पर टाओ बोलता है हाँ बस मेरा थोड़ा सा स्टमक अपसेट है। जिस पर यान को पता चलता है कि पिछली ज़िंदगी में भी टाओ का स्टमक अपसेट रहता था और उसे सीरियस प्रॉब्लम थी। अब अगली सुबह वी की आंख खुलती है तो उसकी मेड उसके पास आकर पूछती है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, जिस पर वह उसे चॉइस बता देता है जो उसे खाना होता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी खुशबू लगती है, जिस पर वह पूछता है यह क्या है, जिस पर मेड बताती है कि यान मैडम कुछ खाने के लिए बना रही हैं, शायद कोई मेडिसिनल पोरेज है। जिस पर वी को लगता है कि वह यान उसके लिए बना रही है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन हो रहा होता है और तभी वहाँ पर ताओ यान को देखता है और उसके हाथ में टिफिन होता है। ताओ उससे कहता है तुम्हारे पास ये क्या है। यान कहती है मैंने थैंक यू कहने के लिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए पोरिज बनाया। जिस पर टाओ बोलता है तुम उसको होल्ड करो, मैं ये गेम खत्म करके आता हूँ, हम साथ में बैठकर खाएंगे। और जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है लिया उसके पास आती है और वह उसे कॉफ़ी मिल्क देती है, लेकिन टाओ उसको इग्नोर करता है। जिस पर लिया को गुस्सा आता है और वह यान से जाकर झगड़ा करना शुरू कर देती है। टाओ के दोस्त बीच मैच में टाओ को यह बात बताते हैं तो टाओ अपने फ्रेंड से कहता है मुझे लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया है, मुझे यान को प्रोटेक्ट करने जाना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं कि लिया यान को ब्लैकमेल कर रही होती है ताओ और वे से दूर रहने के लिए, और कहती है कि उस दिन जिस लड़के के साथ वह होटल रूम में फंस गई थी उसने यान और अपनी कुछ फ़ोटोज़ ले ली हैं और लिया उन्हीं फ़ोटोज़ के लिए उसे ब्लैकमेल करती है। लेकिन तब तक टाओ आ जाता है, वह उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की को ऐसे ब्लैकमेल करने की। इधर यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वह बस अभी लिया का मुंह तोड़ने वाली है। जिस पर टाओ उन सारी फ़ोटोज़ को सबके सामने डिलीट करता है। और इधर लिया फिर भी अपनी बकवास बंद नहीं रखती है और वह टाओ से कहती है हमारा फैमिली कनेक्शन है तो मैं आउटसाइडर के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो। टाओ बोलता है कि वह कनेक्शन सिर्फ एक बिजनेस कनेक्शन है, ना कि हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन, बकवास बंद रखो। और इधर लिया फिर भी यान को उल्टा सीधा बोलती है, जिस पर यान उसे एक ज़ोरदार छांटा लगाती है और ताओ खुश हो जाता है यह सोचकर कि यान उसके लिए स्टैंड ले रही है। और वह उससे कहता है तुम्हें अब इसके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ चल सकती हो। और अब टाओ यान को लेकर वहाँ से आ जाता है और साथ में लिया को वार्निंग देता है कि अगली बार से वह किसी भी लड़की के साथ ऐसे पेश न आए वरना उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर टाओ यान के हाथ से वह खाना ले लेता है। अब यान अंदर होती है क्लासरूम में और उसे टेंशन हो रही होती है कि लिया अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करके टाओ को डांट दिलवा दे, जिस पर टाओ उसे कुछ स्लिप पर लिखकर भेज रहा होता है और ये दोनों आपस में पेपर पर लिखकर बात करते हैं। टीचर ये चीज़ देख लेते हैं और वह यान से वह स्लिप मांगने की कोशिश करते हैं। टाओ बोलता है ये प्राइवेट मैटर है। इस पर टीचरों से धमकाते हुए कहता है कि घर जाकर वह उसकी मॉम से इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लेन करेंगे। अगला सीन दिखाया जाता है कि यान और ताओ एक लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पर यान टाओ से कहती है क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। टाओ उसे पढ़ा रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर कोई छिपकली दिख जाती है जिसको देखकर वह डर जाती है और टाओ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर लाइब्रेरी का गार्ड आ जाता है और कहता है यह जगह आशिकी मनाने की नहीं है, जिस पर यान और ताओ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाओ सेफली यान को उसके घर छोड़ना चाहता है और यह सब कुछ वी देख लेता है।
और वे उससे कहता है कि वह जो तुमने कल मेडिसिनल पॉरेज बनाया था वह किसके लिए था। यान कहती है तुमसे क्या मतलब। वे बोलता है मैंने आज का बनाया हुआ पूरा पॉरेज फेंक दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे देख कर आओगी। यान कहती है बहुत बुरा किया तुमने, तुम्हें पता है उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। और वह कमरे में जाकर सो जाती है। ताओ उसके पास आता है, वह उसे पूरी रात अपने वॉच पर देकर उसके पास ही बैठा रहता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो यान उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर टाओ और यान क्लासरूम में होते हैं तो वह पढ़ रहे होते हैं, जिस पर वेई को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और वह टीचर से कंप्लेन करता है कि यान और ताओ बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। जिस पर टीचर वे को उल्टा डांटकर सबके सामने बेइज्जत करके बैठा देता है। अब हम देखते हैं कि इधर वे फिर से यान को मनाने की कोशिश करता है और वह उससे कहता है कि हम साथ में बैठकर खा सकते हैं। यान मना करती है तो वे उसका बैग छीन लेता है। यान अपना बैग छीनकर गुस्से में वहाँ से आने लगती है, लेकिन तभी उसके पास टाओ का कॉल आता है और वह उससे कहता है आज हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो मुझसे आकर लाइब्रेरी में मिलो। यान लाइब्रेरी में होती है, लेकिन वे वहाँ पर तमाशा करना शुरू कर देता है और बहुत तेज तेज बोल रहा होता है, जिस पर लाइब्रेरी के लोग उन्हें धीरे से बात करने के लिए कहते हैं। तब तक वहाँ पर टे आ जाता है। वह येन से पूछता है आखिर यहाँ क्या मामला है, और इधर येन वहाँ बैठे हुए छात्रों से माफ़ी मांग रही होती है कि उसकी वजह से उनकी पढ़ाई में इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। और यहाँ पर टे आकर उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर क्या मैटर है, जिस पर वे उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है आखिर यह क्या तमाशा चल रहा है और यह लड़का हमारे बीच बार बार क्यों आ रहा है। यान को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। इधर वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स उन लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं, जिस पर यान को लगता है कि वे तो बेशर्म है और अगर इसके चक्कर में पूरे स्कूल में टे की इमेज डाउन होगी तो वह खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। इसलिए वह टे से वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर टे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यान को यह बात बुरी लगती है और वह वे से कहती है दोबारा मेरे आसपास मत आना, मेरी पर्सनल फ्रीडम भी है, मुझे हर वक्त तुमसे हर चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वह बाहर आती है तो वह देखती है कि टाई गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है और यान उससे कहती है मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि वे के चक्कर में तुम्हारी पूरी स्कूल में इमेज खराब हो। जिस पर टाई कहता है तो तुमने मुझे वहाँ से जाने के लिए क्यों कहा, और आखिर तुम्हारे और वे के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है। जिस पर यन कहती है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ यान ने दिन रात मेहनत करके टे के लिए एक मेडिसिनल फॉरेस्ट बनाया था जो वह हर दिन उसके घर पर भेजती थी। और यहाँ पर एक दिन वह फिर से उसके लिए मेडिसिनल पॉरेज बना रही होती है, जिस पर उसके घर की जो मेड होती है वह कहती है कि तुम्हारे और टाई के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। और वे को लगता है कि यह सब कुछ उसके लिए है, लेकिन यान तो सारा पॉरेज बनाकर टिफिन में रखकर फ्रिज में रख देती है। वे को गुस्सा आता है और वह कहता है यान के लिए क्या मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ, और वह सारा पॉरेज डस्टबिन में फेंक देता है। अगली सुबह जब यान स्कूल जाने के लिए उठती है तो वह देखती है कि उसका बनाया हुआ सारा पॉरेज डस्टबिन में पड़ा है, और यह सब देखकर उसके और वे के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वर्तमान में टेयन से कह रहा होता है मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे और उसके बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है। यान कहती है मुझे माफ़ करना, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। और वह टे से बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें यान के ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि यान की ग्रैंड मदर ने उसके फादर से बोला होता है कि वह वे की माँ को भी बुलाएंगे, जिस पर उसके फादर कहते हैं यह हमारी फैमिली का फंक्शन है, हम ऐसी औरत को नहीं बुला सकते जो हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बाहर कोई और लड़का पसंद आ गया था। तब तक वहाँ पर यान वापस आ जाती है और उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है कि दरअसल वेई का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े सिलेक्ट करो। यान कहती है बिल्कुल, और वह खुश हो जाती है क्योंकि वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस खुश देखना चाहती थी और वह उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती है। इधर यान कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही होती है, तब तक वहाँ पर वी आ जाता है। वे कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि यान के लिए तुम्हारे बर्थडे पार्टी की ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं। जिस पर वह वे से कहती है
मदद करो अरेंज करने की। जिस पर वह कहता है, यान का बहुत अच्छा टेस्ट है ड्रेसेस सिलेक्ट करने में। अब मेन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर टे भी आता है और वह ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन तभी जाकर वही उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और कहता है, ये मेरी बर्थडे पार्टी है। जिस पर टे कहता है, मुझे यहाँ इनविटेशन आया है और मैं यहाँ सिर्फ यान के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर यान सीढ़ियों से उतर कर आती है। सब उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और यहाँ पर टे बोलता है, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। लेकिन वे यहाँ पर कहता है, बोलो यान, मुझसे इतना प्यार करती हो कि खुद के लिए इतने प्यार से रेडी हुई हो। जिस पर यान कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे रेडी होना पसंद है, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ और मुझे ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला था, मैं उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। जिस पर वह कहता है, अच्छी बात है। फिर वहाँ पर वे के लिए केक आता है और वे उसे काट कर यान को देता है। यान उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे क्रीम से एलर्जी होती है और टे को यह चीज़ पता होती है। यान हैरान होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक और लड़की की जिसका नाम नैन्सी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। इस लड़की की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और उसने भी कुछ यान जैसी ड्रेस पहन रखी होती है और वह वे को पसंद कर चुकी होती है और वह वे की म्यूज़िक क्लास की होती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पर वे भी उसे देखकर हैरान होता है। वह वे के लिए गिफ्ट लाई होती है और सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर यान और उसके बीच में आउटफिट को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है और यान कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, वैसे भी ये आउटफिट मेरी चॉइस नहीं था, यह टे ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर टे अपना कोट उतारकर उसे देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने में मदद करता हूँ, चलकर। और वह यान को अपने साथ ले आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान अपने कपड़े चेंज करती है। वह कुछ पिंक कलर की फ्रॉक पहनती है और यहाँ पर टे को थैंक यू बोलती है उसके लिए उनके स्पेयर कपड़ों का इंतज़ाम करवाने के लिए। और तभी वहाँ पर उसके पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोन आता है जो उसे अंदर बुला रहे होते हैं। यन कहती है, मुझे जाना पड़ेगा। ताए बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगा और कोई तुमसे कुछ सवाल नहीं करेगा, तो मुझे बता देना कि यह सब कुछ मेरी सिस्टर का है। जिस पर यन कहती है, ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है वे की मॉम की, जिसको पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही होती और वह गार्ड से बुरी तरीके से लड़ रही होती है और कह रही होती है, तुम्हें पता है ना, इस फैमिली का जो अगला मालिक बनने वाला है वह मेरा बेटा है। और गार्ड से उसकी इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि वह दोनों एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगते हैं। जिस पर एक पत्थर यान के पास आकर गिरने वाला होता है, लेकिन टाय उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर वी के पार्टी के जो कार्ड्स होते हैं वह लोग वार्निंग देते हैं कि वह लोग पुलिस को बुला लेंगे। जिस पर वी की मॉम वहाँ से भाग जाती है। यान को नहीं पता होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और यह औरत कौन थी। तब उसके पास कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मॉम की तबीयत बिगड़ गई है। यान हॉस्पिटल जाती है तो वह देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके ग्रैंडफादर से कह रही होती है कि हमने उस औरत को इनविटेशन में नहीं दिया, फिर भी वह हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी में आकर सब खराब कर गई। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यान ये सब सुन रही होती है, देखकर अपसेट हो रही होती है। तभी उसके पास कॉल आता है और कोई सब आता है कि वे अपने बर्थडे पार्टी से कहीं भाग गया है, क्या उसे पता है वह कहाँ गया। यान कहती है, मुझे नहीं पता। जब वह पीछे मुड़ती है तो टाय उसके पास होता है। यान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाय बोलता है, मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम को देखने आया हूँ, क्या वह ठीक है। और वह उससे पूछता है कि आखिर वह औरत कौन थी जो वहाँ पर तमाशा कर रही थी। यान कहती है, मुझे नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता कि वे कहाँ पर गया है। जिस पर अब टाय उससे पूछता है, क्या तुम्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। यान कहती है, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इस घर से थोड़ा मूव आउट कर लूँ। जिस पर टे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान वे का घर छोड़कर जा रही होती है। उसे घर के नौकर उसको जाता हुआ देख बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि उन सबकी उसके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है। तब तक वहाँ पर वे आ जाता है और वे उससे कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यान उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। वे बोलता है कि तमाशा तुम कर रही हो, मैं नहीं। यान कहती है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी दोस्त बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर नौकरानी ने यान के फेवरेट केक्स वगैरह बनाया होते हैं, वह उसे देती है, वे उनको भी फेंक देता है। यान और वे के बीच में बहुत बुरी तरीके से झगड़ा होने लगता है। तब तक वहाँ पर एंट्री होती है टे की
और टे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यान के यह डिसीजन तुम नहीं लोगे, वह खुद लेगी, और अगर उसने डिसाइड किया है कि वह घर को छोड़कर जाएगी तो उसे पूरा पूरा राइट है, वह यहाँ से जा सकती है। तुम कोई होते नहीं। उसे रोकने वाले यान और वे के बीच में बहस होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथ से बैग छीनने लगते हैं, जिस पर अब यान वे को दूर रहने के लिए बोल देती है और वह टाई के साथ वहाँ से चली जाती है। और इधर वे ये सारी बातें बताने के लिए ग्रैंडफादर को कॉल करता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाई उसे एक प्यारा सा घर दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है, यह घर मैंने कुछ टाइम पहले रेंट किया था, तुम इस घर को ले सकती हो। यान तैयार हो जाती है और वह टाई से पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? तो टाई बताता है कि वह इसी घर के पास में रहता है और वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिस पर यान खुश हो जाती है और वह टाई से कहती है, तो मैं कभी भी आ सकती हूँ। टाई बोलता है, हाँ, तुम मेरे घर में भी कभी भी आ सकती हो। अगली सुबह जब यान स्कूल जाने वाली होती है तो वह देखती है कि टाई अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकला है। पहले तो वह उसका दरवाज़ा नॉक करती है, फिर वह देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो वह जल्दी से अंदर चली जाती है और वह देखती है कि टाई अभी भी स्कूल आने के लिए रेडी हो रहा होता है। वह शर्मा जाती है और वहाँ से भागकर स्कूल आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टे उसे स्कूल के पास ड्रॉप करता है अपनी गाड़ी से और उसकी दोस्तें उसे देख लेती हैं जो उसे चिढ़ा रही होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसे वे दिखता है नैन्सी के साथ और वे दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों। फिर एक फिजिकल टेस्ट कंपटीशन होता है जहाँ पर ये कंपटीशन सबको ग्रुप में परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पर सभी के अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं और यहाँ पर जब वी को ग्रुप बनाने के लिए यान चाहिए होती है तब तक उसके पास नैन्सी आ जाती है और वह नैन्सी के साथ ग्रुप बना लेता है और इधर यनते के साथ ग्रुप बना लेती है। यहाँ का जो पहला राउंड होता है यान उसे आसानी से जीत जाती है और नैन्सी जलन की वजह से हार जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस बीच में गलती से यान और टे के बीच में किस भी हो जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वे और लाइंग के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिस पर टीचर डिसाइड करते हैं कि वह इन दोनों को इस गेम से निकाल रहे हैं और यहाँ पर वह नैन्सी और यान का ग्रुप बना देते हैं। अब यानते के साथ ही टास्क परफॉर्म कर रही होती है कि तभी नैन्सी गुस्से से यान के पेट पर लात मार देती है। यान को बहुत ज़्यादा पेन होता है और यहाँ पर नैन्सी प्रिटेंड कर रही होती है कि मानो ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया है। तब तक वहाँ पर जे और टे आ जाते हैं जो नैन्सी से पूछते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन नैन्सी कहती है, बस उससे गलती हो गई, वह यह सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। पर वहाँ खड़े लोग बताते हैं कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया है, जिस पर टे यान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर और इनको कुछ मेडिसिन देते हैं और यहाँ पर टे उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर डॉक्टर के जाने के बाद उसके पास बैठ जाता है। वह यान से कहता है, आज जो भी हुआ उसमें जो किस थी वह मेरी पहली किस थी। यान कहती है, वह सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिस पर टाई बोलता है, मुझे पता है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यान कहती है कि आज स्कूल फाइनल है, तो टाई कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और यान थोड़ी शॉक होती है कि टे उससे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है। टे उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, एक बार मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर तो देखो, तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा। यान उसकी तरफ देखती है और उसे समझ नहीं आता वह क्या बोले, जिस पर टाई उसे धीमे धीमे अपने क्लोज खींचने लगता है और वह उसे किस करने जा रहा होता है कि तब तक वहाँ पर वे आ जाता है जो टाई को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस पर यान को गुस्सा आता है और वह देखती है कि टे के ब्लड आ रहा होता है और वह कहती है कि इनका बदला मैं लूँगी। और वह वे को एक चांटा लगाती है और उसे कहती है, दोबारा हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। और उसके बाद अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर यान टे की चोट पर दवाई लगा रही होती है और वे ये चीज़ देखकर जलता है। और इधर हम देखते हैं टे के अंकल को, जो ये सारी चीज़ें उसकी मॉम को बता देते हैं और उसकी मॉम कहती है कि मुझे जल्दी से उस लड़की की फ़ोटो भेजो जिसको मेरा बेटा डेट कर रहा है। और यहाँ पर उसकी मॉम को यान बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब हम अगला सीन देखते हैं कि क्लासरूम खत्म होने के बाद यान और टे पार्क में बैठे होते हैं जहाँ पर यान अभी भी उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है। और उसके बाद टे उसे कहता है, सब ठीक है, इतनी ज़्यादा परेशानी करने की कोई बात नहीं है। यान कहती है, मुझे माफ़ करना, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जिस पर टाई कहता है, हाँ बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यान उसके क्लोज आ जाती है और वह धीरे धीरे करके उसकी चोट पर फूंक रही होती है, जिस पर टाई उसे एकदम से किस करने लगता है।
यान कहती है यह क्या तरीका है, जिस पर टाई उसे दोबारा से किस कर लेता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वेई को, जो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और उसके पास में नैन्सी होती है, पर उसे नैन्सी के अंदर यान दिखाई दे रही होती है, जिस पर वह उसे किस करना शुरू कर देता है और हक करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर वह यान का नाम लेता है, जिस पर नैन्सी उससे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं यान नहीं हूँ। जिस पर वेई को गुस्सा आता है, उसे धक्का देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, तुम्हें पता है ना कि मैं यान को पसंद करता हूँ। जिस पर नैन्सी को बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है। उसके पास लिया आती है, उसे समझाती है कि तुम्हें पता है कि वेई हमेशा से यान को पसंद करता है और तुम उसके लिए पुरानी बड़ी हुई किताब की तरह रह गई हो। जिस पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर यान और टे एक साथ एक बुब्बल टी शॉप से आ रहे होते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर वेई को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। उसके दोस्त उसे घर लेकर जाते हैं। इसी बीच उसे नैन्सी की माँ की बातें याद आती हैं, जिनको सुनकर वह थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं कि वह अपने दोस्त से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके मन में कौन है, और वह यहाँ पर यान का नाम लेता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वह यान से मिलने जाता है और वह उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, पर यान जैसे सही से बात नहीं कर रही होती है। और यहाँ पर पहले तो वे बहाना बनाता है कि वह यहाँ से बस निकल रहा था और वह यान से पूछने आया कि वह घर कब तक वापस आएगी। यान कहती है वह बाहर रहती है, वह उसके साथ उसके घर पर नहीं आएगी। जिस पर वे कहता है ठीक है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यान कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर वे कहता है ये मेरा पहला कन्फेशन है, तो मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो। और यहाँ पर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर यानते को ये सारी बातें बता रही होती है कि कैसे वे उसके पास आया और उससे बोल रहा था कि वह उसे पसंद करता है, पर यान को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर यंताए के साथ कैंपिंग पर गई होती है और अपना टाइम एंजॉय कर रही होती है और वह कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है। तो इधर हमें पता चलता है कि नैन्सी ने बुरे आदमी को थोड़े पैसे दिए होते हैं यान को परेशान करने के लिए। जंगल में यान को बुरी तरीके से परेशान कर भी रहा होता है और यहाँ पर तब तक उसे बचाने के लिए टे आ जाता है और जितनी डर जाती है कि वह टे के गले लगने लगती है। टे उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिस पर वह किसी का नाम नहीं लेती, पर कहती है कि हाँ मुझे किसी ने भेजा है। जिस पर टे कहता है कि पुलिस स्टेशन ले जाओ। तब तक हम देखते हैं वहाँ पर नैन्सी आती है वे के साथ, जिसको देखते ही यान को शक हो जाता है कि यह सब इसकी करतूत है और वह उसे जोर का छांटा लगाती है। वे उससे कहता है तुमने उसको क्यों मारा। यान कहती है क्योंकि यह सब कुछ इसने किया और इसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। जिस पर अब टे कहता है कि यान झूठ नहीं बोल रही है, यह सब सच है। जिस पर अब कुछ समझ नहीं आता और अब यहाँ पर नैन्सी जाई और यान के सामने उससे माफ़ी मांगती है, पर वह लोग उसे माफ़ नहीं करते और चले जाते हैं और वह रोती रहती है। अगले सीन में हम वे और यान को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी के पास खड़े होते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उनके पास वे आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं यान को घर ले जाना चाहता हूँ। यान कहती है मैंने पहले ही बोला है तुम्हें मुझे घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर रहना चाहती हूँ और मैं जाकर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं टे को पसंद करती हूँ और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और यहाँ पर मेरा और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टे और यान घर आ जाते हैं, जहाँ पर वह बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों लगता है मुझे कि मेरा तुम्हारा कुछ प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है। जिसको सुनकर यान इमोशनल हो जाती है और वह अपने पास्ट लाइफ के दिन याद करने लगती है, जहाँ पर वह टे के घर के पास बैठकर रो रही होती है। टे उससे पूछता है वह क्यों रो रही है। सब बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और वह भी नहीं सकती है और उसकी वेई से शादी होने वाली है, पर कोई भी नहीं है उसके पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। और इधर यान और टे को दिखाया जाता है, जहाँ पर टे अब्रॉड जा रहा होता है और इस बीच यान की शादी वेई से हो गई होती है और इन सब चीज़ों का खर्चा टे ने किया होता है। और यह सब सोचकर यान इमोशनल होने लगती है और कहती है वह कभी उसे दूर नहीं जाने देगी। इधर वी को देखते हैं, जो यान को मैसेज करने की सोचता है पर ओरिजिनल से ब्लॉक कर रखा होता है। फिर वह सोचता है कि वह उसकी सारी यादें मिटा देगा। तभी उसे वहाँ पर वह बॉटल मिलती है जिसमें यान ने बहुत सारी ओरिगामी बनाकर रखी होती है और वह उसको देखता है और उसके अंदर सबसे पता चलता है कि यान हमेशा से उसे पसंद करती थी। इसीलिए वह सीधा यान के पास आता है, उसे ढूंढता है, पर वह अपने हॉस्टल में नहीं होती है।
जब यान नीचे आ रही होती है तो वेई उसके सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, तुम कितना टाइम तक यह बात मुझसे छुपाओगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? मुझे पता चल चुका है, तुम मुझे पसंद करती हो। और वह उसे ज़बरदस्ती फोर्स करने लगता है अपने साथ घर लाने के लिए, जिस पर यान को गुस्सा आ जाता है और वह उसे रोक रही होती है। लेकिन तब तक वहाँ पर टाए आ जाता है। जैसे ही एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है कि तुम भूल चुके हो, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर वी कहता है कि ओरिजिनल तो यह चीज़ ऑफिशियल की नहीं है। जिस पर यान कहती है, ठीक है, मैं आज तुम्हारे सामने इस चीज़ को ऑफिशियल की देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह सबके सामने टाई को किस कर लेती है और यहाँ पर वे हैरान होता है और वह उससे कहती है, प्लीज़ अब जाओ, अब हो चुका है, अब मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा बहस नहीं करनी है, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। और यहाँ पर वे कहता है, तो तुम ऐसे घर वापस नहीं आओगी। यन कहती है, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। और यहाँ पर वे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं टाई को, जो यान से कह रहा होता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, किसी के भी सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो। मेरे लिए तो ये खुशी की बहुत बड़ी बात है। इधर हम देखते हैं नैन्सी को, जो अपने मॉम के पास होती है। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम खुद को कुछ दिन शांत नहीं रख सकती हो, तुम्हारी वजह से अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो लोग तुम्हें पसंद करते थे वह तुमसे नफरत करने लगे हैं। जिस पर अब नैन्सी कहती है कि मैं उस लड़की से और मुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी, उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। यहाँ क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान पढ़ रही होती है और ते उसे देखकर एंजॉय कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं यान को, जिसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे और टे के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि जैसे तुम हर दिन ब्लश करती हो उससे मुझे सब समझ आ रहा है। यान खुश हो जाती है और कहती है, पर ये बात किसी को मत बताना, हम अभी डेट कर रहे हैं। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर यान के पास टाए का मैसेज आता है और वह उसे एक होटल में आने के लिए बुलाता है। यान रेडी होकर होटल में जाती है। यहाँ पर वे ने भी यान की बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइजेस तैयार कर रखे होते हैं और इधर टाए ने भी यान की बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइजेस तैयार किए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे और टाए दोनों ही यान के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी अलग अलग रूम में। तभी वहाँ अचानक से वे के रूम में नैन्सी आ जाती है। वे एकदम से शॉक्ड होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैन्सी कहती है, वे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जिस पर वे कहता है, ठीक है, पर तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जिस पर वह कहती है, कैसे बताऊँ? फिर वह सच्चाई कबूल करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे पीछे कुछ जासूस लगाए थे, उनके थ्रू मुझे ये बात पता चल गई। वे बोलता है, बहुत हुआ ये तमाशा, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वह नैन्सी को रिस्पेक्ट से वहाँ से भेज देता है। इधर हम देखते हैं यन को, जो हंसी खुशी टे के पास जाती है। टे ने उसके लिए बहुत सारे सरप्राइज रखे होते हैं और बोला होता है कि ये अभी शुरुआत है, और वो भी उसके साथ बैठा रहता है। इसके साथ अब वह दूसरे सरप्राइज की ओर जा रही होती है, पर वह गलती से नैन्सी से टकरा जाती है। नैन्सी जैसे ही उसे देखती है वह गुस्से में आ जाती है और कहती है, इस गरीब को इस होटल रूम में कौन लेकर आया? आपको पता नहीं है कि होटल में सिर्फ रिच लोग आते हैं? यन कहती है, शायद तुम भूल चुकी हो कि गरीब और रिच कौन है। अपनी औकात मत बोलो और बार बार आकर मेरे मुंह लगना बंद करो। तब देखते हैं कि होटल की जो वेट्रेस होती है वह नैन्सी से कहती है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। दरअसल हमारे बॉस ने हमारी मैडम के लिए पूरा लंच बुक किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यन उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जब वह रूम के अंदर आती है तो टे ने उसके लिए फ्रूट केक मंगवाया होता है, क्योंकि उसे क्रीम केक से एलर्जी होती है। अब वे दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इधर हम देखते हैं नैन्सी को, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है, आखिर यान में इतना अच्छा क्या है जो मुझ में नहीं है? हर कोई इंसान बस उसके पीछे पागल हो रखा है। और वह तभी जाकर एक वेट्रेस से टकरा जाती है, जिस पर वह कहने लगती है, तुम में तमीज़ नहीं है, मैं जल रही थी। जिस पर वेट्रेस कहती है, इसमें तो कोल्ड सूप था, यह आपको कैसे चला जाएगा? जिस पर अब नैन्सी कहती है, यहाँ के तो नॉर्मल लोग भी मुझे साइड एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और वह लड़की से कहती है, मुझे बताओ बाथरूम किधर है, मुझे चेंज करने जाना है। इधर हमें दिखाया जाता है यन को, जो टाए के साथ अब घर जाने के लिए तैयार होती है और टाए से कह रही होती है, तो मेरा यह सरप्राइज कैसा लगा? यन कहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट रूम में जाकर आ सकती हूँ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। और वह रेस्ट रूम में चली जाती है। इधर टे उसका इंतज़ार कर रहा होता है
और इधर हम देखते हैं वे को, जो अभी भी यान के आने का इंतजार कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आती है और वह वे को बताती है कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वह साइड वाले रूम में है और शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। जिस पर वे यान से मिलने जाता है और उसे वहाँ टे मिलता है और वह टे से कहता है, यान कहाँ पर है? मैंने आज उसके बर्थडे की सारी तैयारी कर रखी थी पर वह नहीं आई, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरा कितना खर्चा हुआ। जिस पर टे बोलता है, तुमसे किसने बोला था ये सब करने के लिए? मेरी गर्लफ्रेंड को वैसे भी आउटसाइड और उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगी क्योंकि तुम भी उसके लिए आउटसाइडर हो? जिस पर वी बोलता है, मैंने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है, तमाशा करना बंद करो, वह किधर है? और इधर हमें दिखाया जाता है नैन्सी को, जो कपड़े चेंज करके आ गई होती है और कह रही होती है कि उस बेवकूफ़ लड़की ने मेरे ऊपर गरम गरम सूप गिरा दिया और बोली कि मैं चलूंगी नहीं। और तब उसके सामने अचानक से यन आ जाती है। वह यन को देखकर कहती है, तो तुम यहाँ हो और तुम्हारे चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे सर पर खून सवार है। और वह यन को स्विमिंग पूल में फेंकने की कोशिश करती है। यन कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं इस तरीके से कहीं भी बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरी लाइफ बर्बाद क्यों कर रही हो? जिस पर नैन्सी कहती है, वो बातें बाद में करेंगी, पहले तू मर जा। और वह उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। अब यान को तैरना नहीं आता है। वह 4 साल के बच्चों वाले पूल में ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है मानो उसे पैसिफिक ओशन में फेंक दिया गया हो, और वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है और पानी में ऐसी छोटी मोटी बकरी की तरह छपाक छपाक कर रही होती है। और यहाँ पर नैन्सी दूर खड़ी उसे देखकर हंस रही होती है और वह कह रही होती है, तू मर जा, तेरी जगह पर मैं वी की वाइफ बनूंगी और तू मुझे ऊपर से देखना, और तू दोबारा से इस दुनिया में मत आना। यहाँ पर वह रोना भी शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टाई और वे आ जाते हैं, जिसमें टाई पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेता है और वह उसे अपने कोट से कवर करता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। और वह वे से कहता है, इस बेवकूफ़ लड़की को अभी पुलिस स्टेशन भेजो, ये तो सून की खूनी है, इसने मेरी बंदी की जान लेने की कोशिश की है। और यहाँ पर वह यान को खड़ा करता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? इधर वे को दिखाया जाता है, जो नैन्सी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह उसका गला दबाने लगता है, जिस पर अब यान को थोड़ी होश आ गई होती है। पर इधर वे उसके पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही ना? यान कहती है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। और वह टाई से कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और वह वहाँ से टाई के साथ घर चली आती है। इधर जब वह घर आती है तो उसके पास वे की नौकरानी का कॉल आता है, जो बताती है कि वे ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है और वह किसी से बात नहीं कर रहा है। और वह यन को घर पर बुला रही होती है, क्योंकि वे ना कुछ खा रहा होता है ना किसी से बात कर रहा होता है। उसे टेंशन हो रही होती है कि वे अपने साथ कुछ कर ना ले। यान कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वहाँ पर नहीं आने देगा। और इसके बाद वह टे की तरफ देखती है और उसे हग कर लेती है। टे बोलता है, सब ठीक है ना? यान कहती है, हाँ ठीक तो सब है, पर अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। उसके बाद अब हमें इनके स्कूल के पास आउट होने वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका फोटोशूट होने वाला होता है। वहाँ पर वी भी होता है, पर यन उसे छोड़कर सारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट टे को दे रही होती है। और फिर इसके बाद इनकी साथ में एक फ़ोटो क्लिक होती है, और जैसे ही ये सीन खत्म होता है वैसे ही टे सबके सामने रिंग निकालकर यान को प्रपोज करने लगता है। यान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमें इनके कुछ क्यूट और क्लोज मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं।